उसके गांव में जब भी कोई लड़की लाल रंग पहनकर घर से बाहर निकलती थी तो वह गायब हो जाती थी और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती थी, जिसकी इज्जत कोई लूट चुका होता। आखिर लाल रंग पहनने से ऐसा क्या होता था कि बेचारी लड़कियों को ना सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन वो लाल रंग पहनकर घर से बाहर चली गई। उसके बाद उसके साथ एक आदमी ने बुरी तरह से ये कहानी प्रीति की है। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिताजी के पास ना तो बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, ना जायदाद और ना ही कोई बड़ा बिजनेस था, लेकिन हाँ, वह छोटी मोटी नौकरी करके उनके घर का गुजारा कर लेते थे। लेकिन प्रीति को अपने माता पिता से जो संस्कार मिले थे उनका मोल सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। दरअसल प्रीति के पैदा होने के बाद उसके माता पिता ने दूसरी संतान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही एक लड़की चाहिए थी और वह हो गई तो उसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रही। वह यही मानते थे कि जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में धन और अन्न के भंडार भरे रहते हैं और उस घर के ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता। शायद उनकी बात सही थी, क्योंकि वो लोग अपने छोटे से आशियाने में बहुत ज़्यादा खुश थे। उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, चाहे वह मेहनत करके ही क्यों ना मिल रही हो। लेकिन उसके पिताजी दिन रात मेहनत करके उन लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। अच्छा खाना पीना और हंस बोल कर ही रहना उनकी आदत थी। लेकिन जब उसकी उम्र 20 साल की हो गई तो सभी रिश्तेदारों ने उसकी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब भी कोई घर पर आता है या जब भी किसी का फ़ोन आता तो बस उसकी शादी की ही बात करते और बोलते कि अब तो तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी शादी नहीं करनी क्या। लेकिन वो हमेशा से ही शादी के खिलाफ थी और उसका तो यही था कि वो शादी नहीं करेगी। प्रीति तो बस ये सोचती कि पूरी उम्र माँ और पिताजी की सेवा ही करेगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी उसकी शादी हो जाती है तो जो भी उसका पति होगा उसे प्रीति के घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। प्रीति का तो यही मानना था, लेकिन उसके माता पिता इस चीज़ के खिलाफ थे। वह कहते थे कि बेटा, लड़की को तो ससुराल जाना ही होता है, यह तो दुनिया का दस्तूर है। और रही बात घर जमाई की, तो अगर तुम्हारा पति भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वह तो अपने माँ बाप का अकेला सहारा होगा। और अगर उसे हम लोग घर जमाई बनाकर रख लेंगे तो उसके माता पिता क्या करेंगे और वह कहाँ जाएंगे। उसके मम्मी पापा भी अपनी जगह सही बात बोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसकी किसी भी जिद को चलने नहीं दिया और बस प्रीति को शादी के लिए राजी कर लिया। अब प्रीति के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई। उसके लिए रिश्ते ढूंढने में उसके मम्मी पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल बचपन से ही उसने अपने पूरे शरीर की देखरेख बड़ी ही ध्यान से की थी और अपने लंबे घने बालों का तो वो इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो उनमें तो उसकी जान ही बसती हो। और गोरा रंग होने की वजह से सब लोग उस पर फिदा ही रहते थे। शायद उसकी खूबसूरती की वजह से ही उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन उनमें से पिताजी को सिर्फ एक रिश्ता पसंद आया। जब उसे पता चला कि वह रिश्ता एक अमीर घर से है तो उसे थोड़ी खुशी भी हुई और यह दुख भी हुआ कि वो उन लोगों के बीच कैसे मैनेज कर पाएगी, क्योंकि वो तो अपने गरीब से आशियाने में ही पली बड़ी है और उन्हीं तौर तरीकों से रह रही है। लेकिन उसने सुना था कि अमीर लोगों के तो अलग अलग ढंग होते हैं, उनका तो खाना खाने का तरीका भी अलग होता है। पता नहीं वो अपने ससुराल में कैसे उनके तौर तरीकों को अपना पाएगी। बस इसी डर से उसे घबराहट सी होने लगी थी। लेकिन प्रीति की माँ ने कहा कि बेटी,
तुम्हें वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल तुम्हारे ससुराल वालों के यहाँ नौकर चाकर हैं, सारा काम वही लोग करते हैं। खैर उसके मन को यह जानकर थोड़ी संतुष्टि हुई और फिर उसने सोचा कि शुरू में वो थोड़ा ध्यान से रहेगी, उसके बाद तो वो उनके रहन सहन में घुल मिल जाएगी। फिर उसे गजब की एक बात पता चली कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह भी अपने माँ बाप की एकलौती संतान है। जैसा उसके पिताजी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया था। प्रीति का रिश्ता पक्का हो गया और उसकी शादी की तारीख भी निकल गई। घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उनके सारे रिश्तेदार आ गए। सब लोग तारीफ कर रहे थे कि प्रीति का रिश्ता तो बहुत बड़े खानदान में हुआ है। उन लोगों के कई बड़े बिजनेस हैं, सब कुछ प्रीति का ही होने वाला है। लेकिन उसे उन लोगों की दौलत का कोई लालच नहीं था। वो बस अच्छे से अपने ससुराल में रह सके, जिस तरह से वो अपने माता पिता के साथ पूरे 20 सालों तक हंसी खुशी रही है, यहाँ उसे किसी भी चीज की कमी नहीं। उसने हमेशा इन लोगों का सर गर्व से ऊंचा रखा, बस उसी तरह से उन लोगों का भी रख सकूं। यही सब सोचते सोचते शादी की सारी रस्में रिवाजों के साथ प्रीति की शादी का दिन भी आ गया। उसके होने वाले पति का नाम गौरव था। गौरव काफी संस्कारी लग रहे थे। उसने उन्हें शादी से पहले एक बार भी नहीं देखा था। दरअसल प्रीति के पूरे खानदान में यही रिवाज था कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। लेकिन उसके ससुराल वाले शहर के थे और पढ़े लिखे भी थे, इसीलिए उन लोगों के मन में तो था कि शादी से पहले लड़का उसे देखे। लेकिन प्रीति के परिवार में परंपरा होने की वजह से उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद जब पहली बार उसने गौरव को देखा तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वह दिखने में बहुत हैंडसम थे। कुछ देर तक उसे और गौरव को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। तब उन लोगों ने आपस में खूब बातें की। गौरव से बात करने के बाद उसके मन में अब तक जो वहम था वह दूर हो गया था। उसकी बातों से जरा सा भी यह नहीं लग रहा था कि वह एक अमीर घराने से है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक उसने यही सुना था कि अमीर घराने के लोग बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। लेकिन गौरव के स्वभाव से तो उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल शांत इंसान थे और उनके बात करने का तरीका भी अच्छा था। गौरव ने उससे कहा कि वह उम्र भर उसका साथ निभाएंगे और हमेशा उसकी हर जरूरत का ख्याल भी रखेंगे। जिस तरह से वह अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ठीक उसी तरह से वह प्रीति के मम्मी पापा का भी सम्मान करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब उसकी विदाई का समय आया तो प्रीति अपने माँ बाप के गले लगकर खूब रोने लगी। उसके पापा ने कहा कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है। तभी प्रीति की सास ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम रो नहीं, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जब कभी भी तुम्हारा अपने मम्मी पापा से मिलने का मन करे तो तुम हमेशा मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हें इन लोगों से मिलने के लिए भेज दिया करूँगी। उसके बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे यह बात बहुत ही अजीब लगी कि गाड़ी से उतरने से पहले उसकी सास ने उसे एक बड़ी सी शॉल से पूरी तरह से ढक दिया, जिससे उसका लाल रंग का जोड़ा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उस वक्त वो नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि सबके घरों के अलग अलग रिवाजें होती हैं, हो सकता है कि गौरव के घर की यही रिवाज हो, इसीलिए उसकी सास इस तरह से कर रही हैं। तभी उसकी नज़र उस हवेली पर पड़ी जिसमें उसके सास ससुर और उसके पति रहते हैं। हवेली की चकाचौंध ने तो एक बार के लिए उसे हैरान ही कर दिया था। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ यह 3 लोग ही रहते हैं। उसने अपने मन में सवाल किया। वो सोचने लगी कि जब सिर्फ 3 लोगों को ही रहना था तो इतनी बड़ी हवेली बनाने का क्या मतलब।
खैर उसने सोचा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इंसान अपने हर शौक को पूरा करता है। फिर उसने सोचा कि लेकिन इतनी बड़ी हवेली का काम कौन करता होगा। तब उसे याद आया कि उसके पापा ने कहा था कि उनके घर में नौकर लगा हुआ है। शाम के वक्त रस्मों रिवाजों को निभाने के बाद उसे गौरव के कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना सुंदर सजा हुआ था कि एक पल के लिए वो उस कमरे की सजावट को देखकर खुद की खूबसूरती को भूल गई। यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन साबित हुआ। पहले तो वो और गौरव ने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की और उसके बाद उनके ढेर सारे प्यार के साथ उसने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। रात को देर से सोने की वजह से अगले दिन उसकी आंख जल्दी नहीं खुली। वैसे तो उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन आज वो शादी की थकान की वजह से उठ नहीं पाई। तभी गौरव के फोन पर किसी की कॉल आई, जिसकी वजह से उसकी आंख एकदम से खुली। तो घड़ी में समय देखकर वो हड़बड़ा कर बेड से उठ बैठी। गौरव ने तुरंत ही उससे कहा कि अरे तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो, आराम से उठ जाना, अभी तो मम्मी पापा भी नहीं उठे होंगे। उनकी बात सुनकर उसने कहा कि इतना लेट हो गया है लेकिन मम्मी पापा अभी तक नहीं उठे। तो गौरव ने कहा कि वह लोग देर से ही सोते हैं क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, इस वजह से उन्हें नींद नहीं आती, बस इसीलिए सुबह देर से ही उठते हैं। मुझे तो ऑफिस जाना था, इसीलिए मैं जल्दी उठकर तैयार होने लगा। खैर अब तुम उठ गई हो तो जाओ तैयार हो जाओ और फिर नीचे चली जाना। उसने गौरव से कहा आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो मुझे रसोई घर कौन दिखाएगा, क्योंकि मम्मी पापा तो अभी उठे नहीं हैं। गौरव ने कहा कि तुम्हें रसोई घर में क्या काम है। उसने कहा अरे आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो मुझे कुछ मीठा भी तो बनाना पड़ेगा। गौरव हंसते हुए कहने लगे अरे हाँ यह भी तो है, चलो अच्छा अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ी देर से चला जाऊंगा। फिर वो जल्दी से तैयार होकर गौरव के साथ नीचे चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके सास ससुर उठ चुके थे। उन दोनों ने उनके पैर छुए और फिर प्रीति रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाने की तैयारी करने लगी। जब वो वहां पहुंची तो वहां पर एक नौकर था जो पहले से ही किचन में काम कर रहा था। उसे देखकर उसने उसे नमस्ते किया और फिर अपने काम में लग गया। वह नौकर बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था, गौरव से उम्र में थोड़ा ही बड़ा था। घर के सभी लोग उसे मुकेश कहकर पुकार रहे थे। मुकेश काम में बहुत ही ज़्यादा तेज और फुर्तीला था। इस बात का पता उसे तब चला जब उसकी सास ने उसे बताया कि इस घर में सिर्फ एक ही नौकर है, वह मुकेश है। मुकेश इतनी बड़ी हवेली का झाड़ू पोछा अकेले ही करता है और उसके बाद पूरे घर का खाना और कपड़े का काम भी कर लेता है। मुकेश की फुर्ती देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। साथ ही यह भी पसंद आया कि वह एक नेक दिल इंसान था, क्योंकि आजकल तो जो भी नौकर रखे जाते हैं वह हर समय काम ना करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं था। उसके बाद उन लोगों ने नाश्ता किया और फिर वो सीधा अपने कमरे में चली आई और फिर प्रीति अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगी। वैसे उसके ससुराल के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन यह हवेली जिस जगह पर बनी हुई थी वह ना तो शहर में ही थी और ना ही वो उसे गांव बोल सकती थी, क्योंकि यह हवेली जहाँ थी वहाँ आसपास गांव के ही लोग रहते थे, लेकिन शहर भी थोड़ी ही दूर पर पड़ जाता था। पर उसके ससुराल वालों का रहने का जो तौर तरीका था वह बिल्कुल शहर के लोगों के जैसा ही था। उसी दिन शाम को उसकी मुंह दिखाई थी और उसके ससुराल वालों के पहचान के लोग और कुछ गांव के लोग उसकी मुंह दिखाई करने के लिए आ रहे थे। वह सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर उसके बाद वह लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी उसने कुछ औरतों को आपस में बात करते हुए सुना कि वह लड़की बिना कपड़ों के खेतों में पड़ी हुई मिली। उसके साथ भी वही सब हुआ था जो बाकी लड़कियों के साथ होता आया। तभी दूसरी औरत बोली कि जब पता है कि लाल कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलना है तो फिर वह गई ही क्यों।
अब जब ऐसी गलती करोगे तो फिर उसका अंजाम तो यही होगा। उन लोगों की बातें सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब लाल कपड़े की बात पर उसने ध्यान दिया तो उसे याद आया कि उसकी सास ने भी उसका लाल रंग का शादी का जोड़ा उस शॉल से पूरी तरह से ढक दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब माजरा किस बात का है। उसने सोचा कि वो बाद में इसके बारे में गौरव से पूछेगी। खैर धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और वो इस बात को भूल गई। फिर एक दिन वो खाली बैठी थी तो उसने सोचा कि वो अपनी अलमारी ही ठीक कर ले। जब उसने अपने कपड़ों को सही से लगाना शुरू किया तब उसे उसमें एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी दिखी, जो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी, जो उसे शादी के टाइम पर किसी ने गिफ्ट में दी थी। उसने सोचा कि इस बार जब वो अपने मायके जाएगी तो यही साड़ी पहनकर जाएगी। तभी उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आया और वह उससे कहने लगी कि तेरे पिताजी की तबीयत आज थोड़ी ख़राब है। उसे पिताजी की थोड़ी फिक्र होने लगी तो उसने सोचा क्यों ना वो अपने पापा से मिल आए। वो तुरंत ही नीचे उतर कर आई और अपनी सास से कहा कि मेरे पिता की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो क्या मैं उनसे मिलकर आ सकती हूँ। उसकी सास ने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है, क्यों नहीं, तुम्हारा अगर मन हो तो तुम रात को वहीं पर रुक जाना। उसके बाद वो वही लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई और फिर जब नीचे उतर कर जाने की तैयारी करने लगी तो उसकी सास ने उससे कहा कि बहू, तुमने यह लाल साड़ी क्यों पहन रखी है। उसने कहा देखिए माँ जी, यह साड़ी कितनी सुंदर है, मैंने तो अभी तक इसे देखा भी नहीं था। आज ही अलमारी सही करते वक्त मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे ही पहन लूं। उसकी सास कहने लगी कि नहीं, तुम यह साड़ी पहनकर नहीं जाओगी, जाओ किसी दूसरे रंग की साड़ी पहन लो। उसने कहा कि क्यों माँ जी, इस साड़ी में क्या खराबी है। वह कहने लगी क्योंकि यह साड़ी लाल रंग की है। उसने कहा लाल रंग पहनने से ऐसा क्या हो जाएगा। वह कहने लगी कि तुम मुझसे बहस मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। लाल रंग पहनकर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। उनकी यह बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगा कि उसकी सास यह कैसी बातें कर रही हैं। भला लाल रंग पहनकर बाहर जाने से ऐसा क्या हो जाएगा जो वह रिस्क की बात कर रही थी, जबकि वो तो एक नई नवेली दुल्हन थी और जिनकी नई शादी होती है वो अक्सर लाल रंग ही पहनती हैं। अब उसे उनसे ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने चुपचाप जाकर दूसरे रंग की साड़ी पहन ली। उसने सोचा कि अगली बार जब मैं कहीं जाऊंगी तो फिर यह साड़ी पहन लूंगी। फिर प्रीति अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चली गई और कुछ घंटे उनके साथ बिताने के बाद वो शाम को वापस लौट कर आ गई। शाम को जब गौरव लौट कर आए तो उसने उन्हें सारी बात बताई। गौरव कहने लगे कि माँ ठीक कह रही थी, तुम लाल रंग पहनकर कभी भी घर से बाहर मत जाना। उसने गौरव से कहा कि क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है, कम से कम तुम तो मुझे बताओ। माँ भी इस बात को लेकर काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। गौरव ने कहा कि देखो, यह बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसके बारे में फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी मैं सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और रही बात लाल रंग की उस साड़ी की, तो जब तुम अपनी माँ के पास जाना तो वहाँ तुम्हें जब भी कहीं घूमने जाना पड़े तब तुम उस साड़ी को आराम से पहन लेना, लेकिन यहाँ इस गांव में लाल रंग को पहनकर बाहर जाने की गलती भूल कर भी मत करना। खैर उस समय उसने गौरव से बहस नहीं की और लेट कर सो गई, लेकिन उसके दिमाग में फिर यही बातें चलने लगीं कि आखिर यहाँ पर लाल रंग पहनने को मना क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है। उसे यह सब समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब वो खाना खाने के बाद छत पर टहलने गई तो उसने देखा कि उसके पड़ोस की औरतें जो नीचे खड़े होकर आपस में बातें कर रही थीं, उनकी आवाज़ साफ साफ उनके कानों में आ रही थी।
उनमें से एक औरत बोली, कल शाम को ही तो उनकी बेटी गायब हुई, हो सकता है वह भी लाल रंग पहनकर ही घर से बाहर गई हो। उनके मुंह से जब उसने ऐसी बात सुनी तो वो गौर से उनकी बातें सुनने लगी। तभी उनमें से ही एक औरत बोली, ना जाने यह विपदा हमारे गांव पर कहाँ से लग गई, और फिर ऊपर से इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि जब लाल रंग पहनने से ऐसा हो जाता है तो पहनने की ज़रूरत ही क्या है। इतना कहकर वह लोग वहाँ से चले गए और उसके मन में यह सवाल छोड़ गए कि आखिर लाल रंग पहनने के बाद घर से बाहर जाने पर ऐसा क्या हो जाता है कि लड़की गायब हो जाती है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, और यह विपदा का क्या चक्कर है। यह लोग कैसी बातें कर रहे थे। फिर वो नीचे उतर कर आई तो सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने यह सारी बातें अपनी सास से कह डाली तो वह कहने लगी, बेटा, इस गांव में यह सब कुछ साल पहले से ही होता चला आ रहा है कि जो भी लड़की लाल रंग पहनकर घर से बाहर निकलती तो वह गायब हो जाती और 2-4 दिनों के बाद उसकी लाश ही मिलती और उसके साथ गलत काम किया जाता। इसीलिए पूरे गांव में लाल रंग पहनकर घर से बाहर जाने के लिए मना कर रखा गया है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जिम्मेदार वह खुद होता है। बस इसीलिए मैंने तुझे मना किया था। उसने अपनी सास से कहा कि इस सब का विपदा से क्या लेना देना, तो वह कहने लगी, बेटा, यह हमारे गांव पे किसी की बुरी नज़र है। उसने कहा, किसकी बुरी नज़र है? तो वह कहने लगी कि इस सब की तो जानकारी मुझे नहीं, बस सभी लोग ऐसा कहते हैं। उसने कहा, अब जो लड़की गायब हुई है वह किसकी बेटी है? तो सास ने बताया कि उनका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है, उन्हीं की बेटी आज सुबह से लापता है। इससे पहले भी बहुत सी औरतें गायब हो चुकी और उनकी लाश ही मिली है। उसने कहा, क्या अभी तक किसी ने इस सब के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की? तो सास कहने लगी कि कौन इन सब चक्करों में पड़े, और फिर जब पहले से ही पता है कि ये एक बुरा साया है तो फिर आखिर क्या पता लगाया जाए। वह उससे कहने लगी कि तुम इन सब बातों में ना उलझो, बस अपना ख्याल रखना और कभी भी लाल रंग पहनकर घर से बाहर मत जाना। अब उसके मन से यह बातें जरा भी निकल नहीं रही थी। बार बार वो यही सोच रही थी कि पता नहीं उन लड़कियों पर क्या गुजरती होगी, पता नहीं कौन उनके साथ यह सब करता है। वो मन ही मन सोचने लगी कि अब मुझे ही इस सब के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अकेले क्या क्या कर लेगी, इसमें तो उसे गौरव का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो उन्हें समझाएगी कि आप तो पढ़े लिखे हैं और फिर यह किस तरह की पिछड़ी बातों में पड़ गए। अब तक तो अगर पुलिस में कंप्लेंट की जाती तो शायद इस सब के पीछे कौन है हमें पता चल जाता। शाम को गौरव के आने के बाद उसने उन्हें पूरी बात बता दी, लेकिन उन्होंने उसका साथ देने से मना कर दिया। वह कहने लगे, प्रीति, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना कि लाल रंग पहनकर बाहर जाने से क्या होता है, और तुम यह सब क्या कर लेकर बैठ गई हो। मैं इस सब में तुम्हारा किसी भी तरह से साथ नहीं दूंगा। उसने कहा कि आप समझते क्यों नहीं, आखिर पता तो करें कि इस सब के पीछे कौन है। भला सिर्फ लाल रंग पहनकर बाहर जाने से ऐसा क्या हो जाता है? गौरव बोले, तुम्हें पता है ना कि यह एक बुरा साया है। उसने कहा, आप यह कैसी अंधविश्वास से भरी बातें कर रहे हैं? पढ़े लिखे होकर आप भी इन सब में विश्वास करते हैं? एक बार खुद सोच कर देखिए कि यह कैसा बुरा साया है जो किसी लड़की के साथ इतना गलत करता है। इसका तो मतलब साफ यही है कि कोई है जो साये की आड़ में इतना बुरा कर रहा है। उसकी जिद के आगे गौरव को झुकना ही पड़ा और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से हाँ कर दी। इसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया और गौरव ने कहा कि वह अपने इस प्लान में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेंगे। अगर एक साथ इतने लोग होंगे कोई डर भी नहीं रहेगा। उसके बाद वो सभी लोग छुपकर एक जगह पर बैठ गए और फिर प्रीति भी वहीं लाल रंग की साड़ी पहनकर घर से बाहर गई। गौरव के सभी दोस्त घर से बाहर बने गार्डन में छुपकर बैठ गए। बाहर निकलकर वो कुछ देर तो खड़ी रही, लेकिन कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर इंतजार करती रही, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा, ना जाने ये क्या हो रहा है, पता नहीं उसके साथ ऐसा कुछ होगा भी या नहीं।
फिर जब वो जाने लगी तभी उसने देखा कि काले कपड़े से मुंह को ढके हुए एक आदमी उसके पास आता है और उसके मुंह के आगे हाथ रखते हुए उस पर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है। तभी गौरव और उसके दोस्त जहाँ पर छुपे थे वह वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उसके चेहरे पर बंधा काला कपड़ा हटाते हैं तो उसका चेहरा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि उनका नौकर मुकेश ही था। उसके पति ने मुकेश को थप्पड़ मारते हुए वहीं पर जमीन पर गिरा दिया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सब लोगों के आने के बाद उसके सास ससुर ने पहले तो उसे डांटा कि तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन सब कुछ देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को शांत करके पूरी बात सुनने लगे। तब मुकेश ने कहा कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था और मेरी उससे शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद वह हर रोज़ अपने आशिक से मिलने जाती थी और जब भी वह उससे मिलने जाती तो लाल रंग ही पहनकर जाती, क्योंकि उसके आशिक को लाल रंग बहुत पसंद था। तब से मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई और मैं गुस्से से पागल होने लगा था। धीरे धीरे मैं सनकी होता चला गया। मेरी पत्नी एक बदचलन थी और फिर मैंने उसे जान से मार दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में सनक भर गई और जब भी कोई लड़की लाल रंग पहनकर घर से बाहर जाती तो मुझे उसमें अपनी पत्नी की छवि दिखाई देती और इसीलिए मैं उसके साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर देता। मैंने ही यह बात पूरे गांव में इधर उधर बातें करके फैला दी कि यह एक बुरा साया है, जिसे गांव वालों ने आंखें बंद करके मान लिया। अंधविश्वास के चलते उन्होंने इसका पता भी नहीं लगाया कि इस सब के पीछे कौन है। मुकेश की बात सुनने के बाद उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पहले तो मुकेश को एक पागल खाने में भर्ती करवाया और उसके दिमाग का इलाज करवाना शुरू किया। इलाज होने के बाद मुकेश को सज़ा सुनाई गई। गांव वालों ने उसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि अगर वो इतनी हिम्मत ना करती तो पता नहीं आगे और भी कितनी लड़कियों को इसका शिकार होना पड़ता। उसके ससुराल वालों को भी उस पर बहुत गर्व था। एक तरफ इस जुर्म को रोककर वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे मुकेश के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक लड़की से बेहद प्यार किया पर उसने उसे धोखा दिया। उसका प्यार एक पागलपन में बदल गया, लेकिन अगर वो उसे ना पकड़वाती तो वह ना जाने कितनी मासूम लड़कियों के साथ यह सब करता। दोस्तों, प्यार के नाम पर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। प्यार जैसी खूबसूरत चीज़ को बदनाम ना करें, क्योंकि लोग गलत होते हैं, प्यार नहीं। लेकिन बदनाम प्यार को होना पड़ता है। किसी एक के गलत होने पर सब गलत नहीं हो जाते, इसीलिए किसी एक का बदला सबसे ना लें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।